नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी ने डिब्रूगढ़ में अमोनिया यूरिया प्लांट का किया उद्घाटन। सालाना 12 लाख टन यूरिया बनेगा। ब्रह्मपुत्र के क्रूज पर 25 बच्चों से परीक्षा पे चर्चा। सीएम योगी द्वारा अन्नदाता किसानों के लिए बड़ी घोषणा। लघु सीमांत किसानों को 6% पर एलडीबी से लोन, 6% ब्याज को एलडीबी से माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। युवा सरकार सम्मेलन में सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, पिछली सरकारें वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालती थी। माफिया राज ने सहकारिता को किया बर्बाद। महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय। 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त। बदलापुर में ढोल ताशों, पटाखों और नारों के साथ खुशी का जश्न। बिहार और केंद्र के 8 नेता एक साथ ले रहे वेतन और पेंशन। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा समेत कई नेताओं के नाम खुलासे के बाद सियासत तेज होने के आसार। बात करें खबरों की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन है और इसी दौरान पीएम ने डिब्रूगढ़ में नए अमोनिया यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया, जिसकी सालाना उत्पादन क्षमता 12 लाख से ज्यादा की है। यह यूनिट 2030 तक चालू हो जाएगी। इससे पहले पीएम ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर 25 बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा की थी। अमोनिया यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया, जहां मोदी 3 डेक वाले एमवी चराइदेव 2 क्रूज पर लगभग 45 मिनट तक छात्रों से बातचीत की। मोदी ने नामरूप ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉपी लिमिटेड के मौजूदा परिसर में नए फर्टिलाइजर यूनिट की आधारशिला रखी। 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा के चुनाव अगले साल 5 अप्रैल में होने की संभावना है। ये पिछले महीने 4 महीनों में उनका दूसरा दौरा है। पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा के बाद शहीद स्मारक पहुंचे, जहां 1985 में अवैध प्रवासियों के खिलाफ असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम योगी द्वारा अन्नदाता किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है, जहां योगी ने कहा कि आज के अवसर पर मुझे अन्नदाता किसानों के लिए एक और व्यवस्था करनी है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक एलबीडी के ब्याज को हम कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह लोन अब 6% पर मिले, इसमें राज्य सरकार योगदान देगी। यह लघु व सीमांत किसान को यह लाभ मिलेगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत हम लोग किसानों को ब्याज कर एलडीबी के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। बाकी बचेगा उस पर सरकार योगदान देगी। मुझे अन्नदाता किसानों के लिए एक और व्यवस्था करनी है और वह करना है कि प्रदेश के अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक एलडीबी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 11.5% है। किसान उससे लोन लेता है, लेकिन उसके बहुत ब्याज देना होता है। अब हम लोग इसको कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए मैं चाहूंगा कि यह लोन अब किसान को 6% पर मिले। इसमें राज्य सरकार इसमें योगदान देगी और 6% में केवल किसान को, लघु और सीमांत किसान को हम इस सुविधा का लाभ देंगे। लखनऊ में आयोजित युवा सहकार सम्मेलन एवं यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ। संबोधन में कहा, पिछली सरकारें वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालती थी। कोऑपरेटिव क्षेत्र पिछली सरकारों के माफिया राज के कारण बर्बाद हो गया था। किसानों की हजारों करोड़ पूंजी फंस गई थी। जहां 16 कोऑपरेटिव बैंक जिनके लाइसेंस जब्त हो गए थे, उनमें किसानों के पैसे को हमने वापस करवाया। अब हमको वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। सरकारें वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालती थी, यानी कोऑपरेटिव क्षेत्र तो पिछली सरकारों की माफिया राज के कारण बर्बाद हो गया था। किसान की पूंजी फंस गई थी।
हजारों करोड़ फंस गई थी। 4700 करोड़ रुपए का हमने 16 जो कोऑपरेटिव बैंक जिनके लाइसेंस जब्त हो गए थे, किसानों का वो पैसा हम लोगों ने फिर धीरे धीरे करके वापस करवाया। आज वो पैसा भी वापस है, बैंक भी फिर से अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट यानी माफिया से तो प्रदेश से मुक्ति हो गई, लेकिन अब वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। दाणू नगर परिषद पर शिवसेना के राजेंद्र माझी की विजय। दाणू नगर परिषद के पूर्व नगराध्यक्ष व भाजपा जिलाध्यक्ष भरत राजपूत की करारी हार हुई है। शिवसेना और भाजपा के बीच सीधी टक्कर वाली दाणू नगर परिषद में भाजपा को जोरदार झटका लगा, जहां शिवसेना के नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजेंद्र माझी को 3,955 मतों के अंतर से विजय हुई। दाणू नगर परिषद में भाजपा के नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार और भाजपा जिलाध्यक्ष भरत राजपूत की हार। दाणू नगर परिषद में भाजपा के खिलाफ सभी दलों के एकजुट होने से भाजपा को बड़ा झटका लगा। आपको बताते हैं किसको कितने वोट मिले हैं। जहां पर बात करी जाए सबसे पहले दाणू नगर परिषद में, जहां सबसे पहले बात करते हैं कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटों की काउंटिंग जारी है। इसी बीच बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है, एमवीए को पीछे छोड़ दिया। अब तक के रुझान में नगर परिषद की 228 सीटें में महायुति ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। महायुति 211 नगर परिषदों में आगे चल रही है, जहां बीजेपी 122, शिवसेना शिंदे 54, एनसीपी अजित पवार 35 नगर परिषदों में आगे चल रहे हैं। जबकि नगर पंचायत में भी बीजेपी बढ़त बनता है, जबकि नगर पंचायत में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। रिजल्ट की घोषणा से पहले भाजपा 3 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। आज के नतीजे राज्य की सियासत के लिए बेहद अहम होने वाले, जहां यह भी पता चलेगा कि शहरी इलाकों में सत्ता के प्रति जनता का क्या रुझान है, किन इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा, कहां महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने वापसी की है। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव रिजल्ट के सारे अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जहां बात करें जवाहर नगर परिषद की, जहां कुल 20 सीटें थी, जिसमें से भाजपा के 14 अपने नाम कर ली है, शिवसेना शिंदे गुट ने 2 और अजित पवार राष्ट्रवादी ने 3, शरद पवार राष्ट्रवादी की 1 सीट है। जहां बात करें कि भाजपा नगराध्यक्ष पद की उम्मीदवार पूजा उदावत विजयी हुई है। पालघर की बात करें, पालघर नगर परिषद में कुल 30 सीटों में से शिवसेना ने 19, भाजपा 8, शिवसेना ठाकरे 3 सीटें पर, जहां शिवसेना के नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार उत्तम धरत विजयी हुए हैं। वहीं वाडा नगर पंचायत की बात करें, जहां कुल 17 सीटों में से भाजपा ने 10 सीटें अपने नाम कर ली है। शिवसेना की 3, ठाकरे शिवसेना 1, अजित पवार राष्ट्रवादी 1, वहीं कांग्रेस की 1 सीट, शरद पवार राष्ट्रवादी की 1 सीट और इसके ऊपर से भाजपा की नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार रीमा गांधी विजयी हुई है। इसी के साथ बात करें दाणू नगर परिषद की, जहां 27 सीटें हो और भाजपा ने 17 अपने नाम कर जीत हासिल कर ली है। शिवसेना के दाणू नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजेंद्र माझी वहां पर विजयी बने हैं। जहां ये महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटों की काउंटिंग हुई, जहां बीजेपी को अगुवाई वाली महायुति ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली, एमवीए को पीछे छोड़ दिया। अब तक के रुझान में नगर परिषद की 228 सीटों में से महायुति 200 का आंकड़ा पार कर लिया। महायुति 211 नगर परिषदों में आगे चल रही है, जहां बीजेपी 122, शिवसेना शिंदे 54, एनसीपी अजित पवार 35 नगर परिषदों में आगे चल रही है, जबकि नगर पंचायत में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। रिजल्ट की घोषणा से पहले भाजपा 3 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। बदलापुर वार्ड नंबर 1 का चुनाव परिणाम आ गया है और इस सीट से शिवसेना शिंदे गुट का तुकाराम महात्रे जीत हासिल कर ली है। वार्ड नंबर 1 से जीत की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। बदलापुर में ढोल ताशों पटाखों के साथ नारों के साथ जीत का जश्न मनाया गया। बात करें आरटीआई से, यह खुलासा हुआ कि बिहार और केंद्र सरकार के कई नेता एक साथ वेतन और पेंशन दोनों ही ले रहे हैं।
इसमें कुल 8 के नाम सामने आए। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिहार के दूसरे नेता के भी नाम सामने आए हैं। जाहिर है इस पर सियासत होगी और विपक्ष इस मुद्दा को भी बनाएगा। बिहार में आरटीआई से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने बिहार के राजनेताओं के चरित्र को उजागर करके रख दिया है। दरअसल में बिहार के कई नेता ऐसे हैं जो फिलहाल पद पर रहते हुए भी अपना वेतन भी ले रहे हैं और पेंशन भी। जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं उनमें केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के अलावा उपेंद्र प्रसाद सिंह के अलावा देवेश चंद्र ठाकुर, ललन कुमार सराफ, नीतीश मिश्रा और संजय सिंह का नाम भी शामिल। अब इसे लेकर बवाल मचा हुआ है और नेता चुप्पी साधे हुए हैं। फिर भी सवाल पूछने पर दबी जुबान से बड़ी साफगोई से अपने नेताओं को बचाने के लिए उनका पक्ष कुछ इस तरह रखा जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये लालू यादव जी की सरकार नहीं है। और घोटाला बिहार में बीते दिनों की बात हो गई। अब बिहार में घोटाले नहीं होते हैं, बिहार में विकास होता है। जिन जिन लोगों के नाम आरटीआई की जानकारी में सामने आए हैं, सारे लोगों ने आगे बढ़कर खुद इन बातों का खंडन कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा जी से लेकर देवेश चंद्र ठाकुर जी और नीतीश मिश्रा जी ने सभी ने इस बात का खंडन किया है। और ये सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ वेतन और पेंशन की राशि कैसे ले सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो कोषागार पदाधिकारी हैं, आरटीआई के तहत जो जानकारी मांगी गई, उस जानकारी को देने में कहीं न कहीं हड़बड़ी दिखाई गई है या कुछ तकनीकी त्रुटियां हैं। नहीं तो इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है। तो अभी मामले की जांच हो रही है और आप निश्चिंत रहें कि बिहार में इस तरह की वित्तीय अनियमितता न आज तक कभी हुई है और न भविष्य में कभी हो। देखिए, इस पूरे मामले में स्वयं उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस समय वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, उस समय वो पेंशन प्राप्त कर रहे थे। और जिस बात का स्पष्टीकरण स्वयं नेता ने दे दिया है, इस पर राजनीति करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और विपक्ष के नेताओं को अभी कोई मुद्दा नहीं है। जब सदन में नेता प्रतिपक्ष को जनता की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए तो तब उस समय वो विदेश यात्रा पर हैं और इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाकर वो जनता का विश्वास नहीं जीत सकते। और मैं यही कहूँगी कि नेता प्रतिपक्ष को अभी धरातल पर आकर अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। एक मजबूत विपक्षी नेता के तौर पर उन्हें जनता की आवाज़ को सदन से लेकर सड़क तक बुलंद करनी चाहिए, न कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को दिग्भ्रमित करना चाहिए। जाहिर है इन बड़े नेताओं के नाम आने पर बिहार एनडीए की राजनीति एक नए विवाद में घिर गई है और आरटीआई से सामने आई जानकारी ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका दे दिया है। अब जरा सुनिए विपक्ष इसे लेकर क्या तंज कसता है। वेतन घोटाला का मामला यहाँ इलेक्शन घोटाला हो गया, कोई सुन नहीं रहा है। बिहार में इलेक्शन घोटाला हुआ, चुनाव घोटाला। जो चुनाव घोटाला किया वही कर रहा है वेतन घोटाला। तो सवाल तो सामने है। जब सवाल सामने है तो इन सवालों का उत्तर भी तो उन्हीं को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता में बैठे वो लोग हैं। अब सैया भय कुतबल तो अब डर का है का, जिनके साथ हैं वहां पर तो गंगोत्री जमुनोत्री दोनों बहती है। नहला लीजिए जा करके। विपक्ष को तो टारगेट किया ही जाता है। सत्ता पक्ष के लोग चाहे चमड़ी दूह लें तो भी कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। विपक्ष के लोग सिर्फ खाली जगह खड़ा सामने हो जाए तो बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो वेतन अगर कोई दो जगह से उठा रहा है तो वेतन जो दे रही है सरकार, उस पर भी तो सवाल है कि इतने नोन चेहरे को, जो नोन है, उन चेहरों को दोनों जगह से अगर मिल रहा है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव घोटाला तो वेतन घोटाला। इस संदर्भ में हमने आरोपी नेताओं से बात कर उनका पक्ष भी जानने की कोशिश की, मगर परिणाम बेनतीजा निकला और उन्होंने ये बात करने से इनकार कर दिया। मगर इस प्रकरण ने इतना तो बता दिया है कि खुद को जनता का प्रतिनिधि बताने वाले इन नेताओं के दामन भी दाग से बचे हुए नहीं हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक चर्चा जोरों पर है कि बिहार के नेता, चाहे वो सांसद के पद पर हों या फिर विधायक के पद पर हों, वो सांसद की भी सैलरी लेते हैं, विधायक की भी सैलरी लेते हैं और साथ में पेंशन भी लेते हैं।
दरअसल में आरटीआई से एक खुलासा हुआ है और इस खुलासे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सुर एक हो गए हैं और उन लोगों का यह कहना है कि ये जो खुलासा किया गया है ये पूरे तरीके से गलत है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जनप्रतिनिधियों को जनता की गाढ़ी कमाई, वेतन और पेंशन के नाम पर लूटने का अधिकार किसने दे रखा है। पटना से अपने सहयोगी विवेक के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। 31 को लेकर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। जहां अलर्ट मोड पर पुलिस दिख रही, इसी कड़ी में गुजरात के अमीरगढ़ में पुलिस चेक पोस्ट से सटी सीमा राजस्थान की मावल चौकी पर गुजरात ले जाती शराब को पकड़ा गया। जिको पुलिस से ट्रक से तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही पंजाब निर्मित अवैध शराब के 400 से ज्यादा कार्टून जब्त की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। जब्त शराब की कीमत करीबन 40 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। पिछले 4 महीनों में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान निर्मित अवैध शराब से भरे कुल 11 ट्रकों व 3 छोटे वाहन जब्त किए गए हैं। जहां पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई चलाई जा रही है। यह अभियान चलाया जा रहा है। रिको थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। इससे लगातार राजस्थान में जो पंजाब हरियाणा की जो शराब आती है उसमें एक अभियान के रूप में ले रखा है। और हमारे राजस्थान से गुजरात में जाने के 2 रूट हैं, एक पालनपुर का है, एक मंडार होके डीसा होके जाती है। ज़्यादातर 80% रूट ये लोग पालनपुर वाला यूज़ करते हैं, जिसमें स्वरूपगंज और आपका रिकोर ये है। अभी कल रात्रि को हमने वहाँ आबू रोड रिको में जो माउल चौकी है वहाँ एक कंटेनर जो ट्रक है कंटेनर पकड़ा, जिसमें 400 कार्टून पंजाब निर्मित शराब के हमने पकड़े हैं और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वो पंजाब में कहाँ से लाए वो सारी पूछताछ की चल रही है। और पिछले 3 महीने में अब टोटल हमने 11 बड़े ट्रक, 3 छोटी गाड़ियाँ और करीब 4023 पंजाब निर्मित अवैध शराब के पकड़े जा चुके हैं। लगभग 4 करोड़ रुपए की शराब बरामद हो चुकी है और अभियान लगातार जारी है। सर, हमारे पास में ये भी आ रहा है कि 5600 नंबर की जो गैंग है वो अपने गाड़ियों को 5600 नंबर की गाड़ियों को पार करते हैं यहाँ पे और उसकी एक प्रकार से लाइन चलाई जा रही है। क्या इसके बारे में पुलिस के पास जानकारी? इसमें बहुत ही सख्ताई हमारे द्वारा, चाहे कोई गैंग किसी गैंग को हमारे यहाँ नहीं पनपने दिया जा रहा है। जैसे ही इनपुट मिलता है लगातार, पिछले अगर 1.5 साल 2 साल की बात करें तो 1.5-2 साल में करीब 10 से ज़्यादा गाड़ियां नहीं पकड़ी गई। मात्र 3-4 महीने के अंदर ये करीब 14 गाड़ियां, जिसमें ट्रक है, छोटी गाड़ियों में तो थोड़ी शराब आती है लेकिन ट्रक पकड़े गए हैं, जिसमें किसी में 1000 पेटी, किसी में 800, किसी में 500। और लोकल भी अगर कोई भी गैंग के बारे में, किसी के बारे में भी हमारे को जानकारी मिलती है उसमें प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। जो राजस्थान निर्मित शराब है उसकी भी हमने कार्रवाई की है, रिको एरिया में भी की है, मंडार में भी की है। लगातार कार्रवाई जारी है, उसमें पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। सर, जो ये 5600 शराब सप्लाई की जाती है गुजरात में, वो यहीं की राजस्थान की निर्मित और राजस्थान की दुकानों से ही जा रही है। इस प्रकार की भी जानकारी राजस्थान से भी हमने पिछले 3 महीने में जो गाड़ियां, टोटल गाड़ियां जो जितनी शराब का मैं 4023 कार्टून बता रहा हूं, इसमें से करीब 30% शराब राजस्थान की है, जो नागौर, अजमेर, ब्यावर और आपके झुंझुनू, सिरोही, जालोर, पाली सब जगह की जो पकड़ी गई है, जिसमें राजस्थान निर्मित शराब है। राजस्थान की भी ये शराब जो गारंटी जो इनकी नहीं उठ पाती है उसमें तस्कर गुजरात भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी निगरानी जारी है और हमने लगातार काफ़ी कार्रवाई इसमें भी की है। बात करें अगली खबर डोंबिवली वाली से है, जहां वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत माता की भव्य और अनूठी प्रतिमा का निर्माण किया गया। करीब 9 दिनों की मेहनत से तैयार की गई यह प्रतिमा लगभग 2.5 लाख रंगीन मिट्टी के दियों से बनाई गई है, जो श्रद्धा, संस्कृति और देशभक्ति का अद्भुत प्रतीक बनकर उभरी। डोंबिवली में आयोजित उत्सव महोत्सव कार्यक्रम के तहत इस भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई, जिसके दर्शन के लिए हजारों की संख्या में डोंबिवली कर पहुंचे और पूरे परिसर में देशभक्ति का माहौल देखने मिला।
उत्सव महोत्सव का उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। वहीं इसी अवसर पर डोंबिवली कर एक सांस्कृतिक परिवार पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सांस्कृतिक एकता, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र प्रेम का सशक्त संदेश दिया गया। सभी को मालूम है कि वंदे मातरम इस राष्ट्रगान को 150 साल पूर्ण हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में भी उनके भाषण में वंदे मातरम गीत का जो महत्व है वो पूरे देश में लोगों को समझना चाहिए। इसके लिए संसद में गौरव उद्गार और भाषण किया। 150 साल पहले भारत देश ये पारतंत्र में था और स्वतंत्रता संग्राम में जिन जिन क्रांतिकारों ने, जिन जिन स्वयंसेवकों ने को अपने प्राणों की आहुति जिन्होंने दी, उसी तरह से बहुत सारे स्वतंत्र सैनिकों ने कारावास भुगता। ऐसे सभी लोग इस गीत से प्रेरित होकर इन्होंने ये सब काम शुरू किया था। बांग्लादेश में एक हिंदू को पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसको लेकर सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने कहा कि हिंदुओं को भारत में भी पीटा जा रहा है। हम समझते हैं कोई हिंदू मुसलमान की मौत नहीं है, बल्कि इंसानों की मौत हो रही है। भारत में जो सरकार है उसको संज्ञान लेनी चाहिए, हिंदुओं के लिए हितैषी बननी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार हिजाब हटाने का प्रयास किया गया था उसको लेकर मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए दिखे। वहीं झारखंड के भाजपा नेता के द्वारा नुसरत परवीन का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से जोड़े जाने पर कहा कि वह बयान बेहद शर्मनाक है। भाजपा हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं। इससे पहले आपने देखा संजय निषाद ने किस तरीके से नुसरत परवीन के बारे में बोला था और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं। हिंदुओं को तो मौत भारत में भी हो रही है, उसको क्या कहेंगे आप। इंसानों की मौत होती है, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। लेकिन अगर हमें लगता है कि हिंदू हिंदू बोलने वाले बिहार भारत में सरकार है तो उनको संज्ञान लेना चाहिए। सर, बिहार में हिजाब पे विवाद चल रहा है। झारखंड सरकार ने उसी लड़की को ऑफर दिया है 3 लाख वेतन और सब सुविधाओं का वादा किया है। राजनीति हो रही सर। देखिए, मुझे लगता है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उस नियत से तो खींचे नहीं। अभी इस हिजाब को एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश हो रही है। नियत उनकी सही थी, जिससे नुसरत परवीन जी ने भी ये बात कहा है कि वो मेरे पिता समान है। उनकी नियत वो नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ तो राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी पदाधिकारी और जो भी नेता हैं आसपास में रहते हैं, हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपने व्यक्तिगत बीमारी की वजह से जूझ रहे हैं और ये सारी चीज़ें उनके होशो हवास में नहीं हो रहा है। तो इस बात को भी हमें ख्याल में रखने की आवश्यकता होती है। मैं तो कामना करता हूँ ईश्वर कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहें। झारखंड के बीजेपी नेता ने कहा है कि नुसरत परवीन का जुड़ाव जो है दिल्ली ब्लास्ट से है। ये तो बेहद शर्मनाक है। ये जो भाजपा वाले ऐसे नेता जो ये भाजपा वाला जो बोला है बेहद शर्मनाक है। वैसे लोगों को चौक पे खड़ा करना है, जैसे संजय निषाद ने कुछ बातें बोल दिया, ये बेहद शर्मनाक है। भारतीय संस्कृति में रहने वाले लोग नहीं हैं। भाजपा के वैसे लोगों को तुरंत बाहर का रास्ता निकालना चाहिए। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।